एक लड़की जिसकी उम्र महज 18 साल होती है, वो घर वालों के खिलाफ जाकर एक लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। घर वाले उससे मना करते हैं कि तू इस लड़के के साथ खुश नहीं रह पाएगी, तू इसके साथ इस तरह का प्यार प्रसंग में मत जा, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो घर वालों की एक भी बात नहीं मानती और खुद अपने प्रेमी के साथ बिहार से चलकर दिल्ली पहुंच जाती है। दोस्तों, दिल्ली में कुछ दिन तो उसके साथ प्यार पूर्वक रहा जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड। अगर आप भी सुनोगे तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। वो लड़की रोती रहती है, बिलखती रहती है, चीखती रहती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था उसके साथ। पूरी घटना के बारे में जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक ज़िला पड़ता है समस्तीपुर। ये समस्तीपुर ज़िले की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर नीतू नाम की एक लड़की, जो नीतू नाम है ये बदला हुआ है, वो अपने परिवार के साथ रहा करती है। परिवार में उसकी बड़ी बहन है, छोटा भाई है, माता पिता हैं। घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। दोस्तों, 2017 का मामला होता है जब वो अपने एक रिश्तेदार के वहाँ पर एक फंक्शन में जाती है। तो वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात एक राकेश नाम के लड़के से होती है, जो देखने में उसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर जो नीतू होती है अपने घर वालों को बताती है कि मैं इस लड़के के साथ में शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले यहाँ पर कहने लगते हैं कि तेरी बड़ी बहन अभी कुंवारी बैठी है और तू ऐसा कर रही है, तुझे पता भी है तू क्या काम करने जा रही है। हमारी यहाँ पर लोग बाग हंसाई करेंगे, लोग बाग कहेंगे कि बड़ी बहन के रहते हुए छोटी बहन की शादी कर दी गई, कोई ना कोई बड़ा मामला होगा। दोस्तों, यहाँ पर घर वाले तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन वो लड़की समझने का यत्न ही नहीं करती और उस लड़के के साथ बिहार से दिल्ली जाने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, घर वाले भी उसे रोक नहीं पाते और वो एक दिन चुपचाप अपने घर को छोड़कर उस लड़के के साथ दिल्ली आ जाती है। दोस्तों, दिल्ली में वो एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और उस कमरे में रहने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही 5 से 7 दिन का समय बीतता है, जो उनके पास पैसा होता है वो पैसा धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। अब उनके पास पैसे की तंगी आने लगती है। जो राकेश होता है वो कोई काम वाम नहीं करता, वो घर पर ही पड़ा रहता। अब जो नीतू होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। परेशान होकर राकेश से कई बार कहती है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम कुछ काम वाम किया करो जिससे हमें कुछ पैसा वैसा मिले। उसके बाद राकेश कहता है कि कोई काम मिल ही नहीं रहा, मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद जो नीतू होती है वो काम वाम ढूंढने लगती है और पड़ोसियों के घर जाकर उनके घर का काम करने लगती है। दोस्तों, अब तक वो अपने घर पर आज़ाद थी, एक आज़ाद पंछी की तरह रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर अब उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, वो दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ करने लगती है और जो उसका पति बनकर आता है राकेश, वो घर पर ही पड़ा रहता है। दोस्तों, जैसे ही कुछ और महीने का समय बीतता है, राकेश यहाँ पर नया कुछ और चलने वाला होता है। वो नीतू को कुछ भी नहीं पता होता। वो कहता है कि मैं अपने गाँव जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जो नीतू होती है वो भी कह देती है कि मैं भी अपने गांव जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन यहाँ पर राकेश कहता है कि मेरे मौसी मौसा यहाँ पर रहते हैं, उनके पास तुम रह जाना, मैं कुछ ज़मीन का बंटवारा करके आता हूँ, वहाँ से मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, उसके बाद बड़े ही आराम से रहा करेंगे। लेकिन यहाँ पर नीतू की समझ में आ चुका था कि राकेश उसके साथ में गलत कर रहा है। फिर नीतू उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहना ही नहीं चाहती, मुझे अपने साथ ही लेकर यहाँ से चलो। लेकिन राकेश कहता है कि तुम पहले बात तो सुन लो, पहले हमारी कहानी के बारे में तो जानो, हम करना क्या चाहते हैं। मेरे घर पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच कर मैं आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे। मेरे मौसी मौसा बहुत ही अच्छे से तेरा ख्याल रखेंगे। थोड़ी ही देर बाद जो घर का दरवाज़ा होता है उस पर घंटी बजती है और सामने मौसी मौसा दिखाई देते हैं। और दोस्तों, उनके हाथों में बहुत सारे सामान होते, कॉस्मेटिक का सामान होता है, खाने पीने का सामान होता है। दोस्तों, जब वो सामान नीतू को दिया जाता है तो नीतू के मन में भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा
खुश होने लगती है। मौसी मौसा का जब इस तरह का वो प्यार देखती है तो उनके प्यार में विभोर हो जाती है और अपनी परेशानियों को भूल जाती है और फिर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, नागलोई में मौसी मौसा रहा करते हैं, वहीं पर उस लड़की को लेकर वो पहुंच जाते हैं और वहां पर उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करते हैं, उसे नए नए कपड़े पहनाते हैं और उसका जो मेकअप वगैरह होता है वो भी करवाते हैं। बार बार उसे खूबसूरत दिखाने का यत्न करते हैं कि तू बेटा जितनी खूबसूरत हो जाएगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। बार बार उसके फोटोग्राफ्स खींचते हैं और फोटोओं को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजा करते हैं। यहाँ पर नीतू को कानों कान खबर नहीं होती कि तेरे साथ में हो क्या रहा है। वहीं पर पड़ोस में एक लड़का होता है जिसका नाम संदीप होता है। वो ये पूरा वाक्य देख रहा होता है कि पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है, लेकिन वो खूबसूरत लड़की है कौन, ये जो यहाँ पर बुजुर्ग और महिला हैं ये इसे कहाँ से लेकर आ गए हैं, वो उनके बारे में जानना चाहता है। लेकिन जब मकान मालिक से बातचीत करता है तो कहने लगता है मकान मालिक ये तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ये लड़की मुझे नहीं पता इनकी बेटी है क्या है, बाकी ये लोग कह रहे हैं कि ये इसकी बहन की बेटी है, यानी कि ये लड़की की मौसी और ये लड़की का मौसा है। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का चुपचाप वहाँ पर देखता रहता है और एक दिन जो मौसी होती है फ़ोन पर बात कर रही होती है कि 4 लाख तो ठीक है लेकिन 4 लाख बकाया कब दोगे। वो कहने लगते हैं सामने से कि 4 लाख तब मिलेगा जब आप हमें डिलीवरी दे दोगे। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर उस लड़की से बातचीत करने का यत्न करता है और एक दिन बाथरूम के पास जाकर उस लड़की से लड़ाई कर देता है और कहने लगता है कि बंगाली लोग होते ही ऐसे हैं, वो कुछ भी ऐसा ही गंदा वंदा करते हैं, बाथरूम को भी गंदा कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि जवान संभाल कर बात करना, तुम कह क्या रहे हो, ना तो मैं बंगाली हूँ और ना ही मैंने इस बाथरूम को गंदा किया है, मैं भी तुम्हारी तरह बिहारी हूँ और बिहार से ही रहती हूँ। फिर यहाँ पर जो लड़का होता है वो समझ जाता है कि ये लड़की की मौसी नहीं हो सकती क्योंकि ये बंगाली है, ये बिहारी है, पता नहीं इनका संबंध कैसे मिला होगा। और फिर उस लड़की से बातचीत करने का यत्न करता है और एक लेटर लिखता है और लेटर लिखकर उस लड़की की बाथरूम में देकर आ जाता है। लेटर को लेती है और एकदम से सिकुड़ने लगती है और लड़की जब लेटर को पढ़ती है तो सबसे ऊपर उस पर यही लिखा था कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं इसमें प्यार का कोई लेटर नहीं लिख रहा, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए लेटर लिख रहा हूँ। मुझे जो तुम्हारे मौसी मौसा हैं वो ठीक नहीं लगते, मुझे ये गलत लगते हैं। इन्होंने 8 लाख रुपए में तुम्हारा सौदा कर दिया है और ये तुम्हारा सौदा करना चाहते हैं, तुम्हें बेचना चाहते हैं। तुम इनसे बच सकती हो तो बच जाना, मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। अगर तुम्हें इसमें कुछ भी गलत लगे तो मेरे को तुम जितने जूते मार सकती हो उतने जूते मार लेना, मेरा सर तुम्हारे सामने होगा। वो लड़की उस लेटर को पढ़ने के बाद खुद ही सोचने लगती है कि ये मौसी मेरे फोटोग्राफ्स बार बार क्यों भेजती है, जबकि जो मेरा पति है वो तो मेरे से फ़ोन पर भी बात नहीं करता, उसका तो मुझे अता पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन ये मेरी इतनी सेवा क्यों करते हैं, मुझे इतना अच्छा खाना पीना क्यों खिलाते हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनाते हैं। वो लड़की खुद मन ही मन सोचने लगती है और सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी मौसी के पास जाती है तो मौसी उससे कहने लगती है कि तुम्हें बाथरूम में इतना टाइम कैसे लग गया, तुम बाथरूम से जल्दी नहीं आ सकती थी क्या। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मौसी मेरे पेट में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। उसके बाद वो लड़की सो जाती है और शाम को लड़की उठती है, वो भी अपनी तलाश में स्टार्ट हो जाती है कि इनकी तलाशी कैसे ली जाए। उसके बाद वो कहने लगती है कि मौसी मौसा आप कह रहे थे कि हम अपने गाँव जाने वाले हैं, तो आप कब चलोगी। तो वो कहते हैं कि जल्द ही चलेंगे। उसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि आप हमारी माँ जी से बड़ी हो या छोटी हो। वो कहने लगती है कि मैं तो छोटी हूँ और मेरे से वो 10 साल बड़ी है और मेरी तो आज ही उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन यहाँ पर उस लड़की को पहले ही पता था कि इसकी जो सास है वो तो आज से 5 साल पहले मर चुकी है, क्योंकि उसके पति ने ये पूरा मामला उसे पहले ही बता दिया था। दोस्तों, अब इसका शक यकीन में बदलने लगता है और ये फिर खुद एक लेटर लिखती है और लेटर लिखकर उस लड़के के कमरे में नीचे से सरका देती है। उसमें यही लिखा होता है कि आप कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मुझे पता चल चुका है कि ये फ्रॉड है और ये मेरे साथ में कुछ गलत कर सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मुझे बचा लोगे। दोस्तों, जैसे ही संदीप ये पूरा वाक्य सुनता है, संदीप बिना कुछ देरी किए हुए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर पुलिस वालों को पूरा मामला बताता है। दोस्तों, पुलिस की 2 जिप्सी वहां पर भरकर आ जाती हैं और तुरंत ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो उसकी मौसी होती है, मौसा होता है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस उनसे अपने रवैये से पूछताछ करती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है।
दोस्तों वो दोनों बताते हैं कि हमने इस लड़की को 2 लाख रुपए में ख़रीद लिया था। 2 लाख में जो इसका पति राकेश होता है वो हमें बेच कर चला गया और 2 लाख रुपए की रकम हमसे वो लेकर जा चुका है। अब हम इसे बेचने वाले होते हैं कि हमने भी इसका सौदा कर दिया है कि इसे 8 लाख रुपए में हमें बेचना है, जिसमें से 4 लाख रुपए तो हमें मिल चुके हैं और 4 लाख रुपए हमें इसकी डिलीवरी पर मिल जाने थे। दोस्तों जब पुलिस उनके घर की तलाशी लेती है तो 4 लाख रुपए की रकम घर से बरामद हो जाती है। पुलिस एकदम से पुख्ता हो जाती है कि इन्होंने ऐसा काम किया। पुलिस से जानकारी में जुट जाती है कि कहीं ऐसा ना हो इनके पीछे और भी कोई बड़ा गिरोह हो। उनसे जांच पड़ताल करने लगती है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। तो वो कुछ लोगों के नाम तो नहीं बता पाते, लेकिन उनमें से एक सबूत उनके पास रह जाता है। वो बताते हैं कि एक आदमी और है, वो भी इस तरह से हमें इसी तरह की लड़कियां सौंपा करता है। दोस्तों उनका काम क्या होता है, वो जो भी ऐसे जोड़े होते हैं जो घर से इस तरह से भाग कर आ जाते हैं और जिनकी आपस में थोड़ी बहुत अनबन होने लगती है और लड़कों को वो लालच देते हैं कि इस तरह से तुम इस लड़की को यहाँ पर बेच जाओ, तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे, तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे। लड़के तो इस सब को तुरंत ही मान जाते हैं और कुछ लड़के मानते नहीं, वो वहाँ से चले जाया करते हैं। दोस्तों इसी तरह से इनका मामला चल रहा होता है। फिर जब उस लड़की नीतू से बातचीत की जाती है तो कहने लगती है कि मैं तो उस मुजरिम को पकड़वाना चाहती हूँ जिसने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। उस मुजरिम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वो मुझे प्यार प्रसंग में फंसा कर लाता है और फंसा कर मुझे इस हालत में यहाँ पर बेच कर चला जाता है। मैं उसे पकड़वाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर जो पुलिस वाले होते हैं उसके साथ एक कांस्टेबल भेजते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम अपने गाँव चली जाओ। उसके साथ में संदीप भी जाता है, क्योंकि संदीप भी बिहार के समस्तीपुर जिले का ही रहने वाला होता है। दोस्तों वो दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में रात को बैठ जाते हैं और अगले दिन शाम को वो बिहार में पहुंच जाते हैं। समस्तीपुर जिले में पहुंचते हैं तो वहां से संदीप जाने लगता है और कहने लगता है कि ठीक है आज के लिए यहीं से मैं आपको बाय बाय करता हूं और मैं अपने घर चला जाता हूं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की रोने लगती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि आपने मेरी इतनी मदद करी है, क्या आप एक दिन के लिए मेरे घर नहीं चल सकते? क्या आज के दिन आप मेरे घर पर नहीं रुक सकते? क्या मैं आपकी थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकती? तो यहाँ पर संदीप का मन भी टूटने लगता है और संदीप उसके घर चला जाता है। दोस्तों पहले संदीप उसे ऐसा समझ रहा था कि ये अनमैरिड है, क्योंकि ना तो उसको सिंदूर लगा होता, ना पैरों में उसके बिछुआ यानी कि चुटकी वगैरह होती हैं। वो यही समझता था कि ये अनमैरिड है। लेकिन जब उसे पता चला कि ये तो शादीशुदा है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। वो भी मन ही मन उसे प्यार करने लगा था, लेकिन अब उसका दिमाग बदलने लगता है। दोस्तों जैसे ही उस लड़की के घर जाया जाता है, संदीप वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैंने आपको आपके घर तक छोड़ दिया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वो लड़की उसके हाथों को पकड़ लेती है, रोने लगती है और कहने लगती है कि आप अब इस तरह मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? आपने मुझे इतने बड़े चंगुल से छुड़ा लिया, अब मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे मंजूर करोगे? तो यहाँ पर संदीप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसकी तरफ देखने लगता है और देखकर कहने लगता है कि मैं तो पहले से ही तुम्हें चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना तो मेरा फैसला अपने आप ही बदलने लगा। लेकिन अब अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो दोनों मिल जाते हैं। जो घर वाले होते हैं वो भी देखते हैं कि यार लड़का तो इसे कोई और लेकर गया था, लेकिन अब ये किसी और को साथ में लेकर आई है, ये माजरा क्या है? जब पूरा मामला सुना जाता है तो उस बेटी की नादानी पर घर वाले कहने लगते हैं कि बेटा देखा घर वालों के खिलाफ जाकर आपको क्या मिला है। दोस्तों वो लड़की भी फपक फपक कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने बहुत बड़ी नादानी की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि मैं दुनिया की तमाम लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि घर वालों के खिलाफ जाकर कभी भी ऐसा गलत फैसला ना लें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा मेरे साथ में हुआ है। दोस्तों यहाँ पर संदीप और उस लड़की दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो बड़े खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा लड़का होता है जिसके साथ इसने पहले प्यार किया था, उसके खिलाफ मामला दर्ज होना था, लेकिन यहाँ पर संदीप उसे मना कर देता है कि अब हमें किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करना। दोस्तों
दोस्तों 2017 में ये लड़की यहाँ से गई थी और 2018 में वापस अपने बिहार समस्तीपुर में पहुँच जाती है और आज वो खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह से आपके साथ हम सस्ता पर आधारित कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,